नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए कानूनों पर। अभी हम खास तौर से बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल डॉक्टर सुषमा शर्मा जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो हम आपको बता दें कि अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कानून क्या है और इसमें क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम पहले भी हमारे यहाँ देश में रहा है कानून, और उसमें क्या प्रावधान थे, अभी इसमें क्या किए गए हैं, इनमें क्या अंतर है और इसको लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और इसके आने से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और पहले वो चीज़ें इसमें शामिल क्यों नहीं थी। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारे इस नए कानून के बारे में आपकी जो भी जिज्ञासा, जो भी क्वेरी हो, क्योंकि अभी ये नया कानून है तो स्वाभाविक है सभी को होगी, क्योंकि अभी ये लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ है, तो आप इस मंच के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अभी नया कानून बना है और शुरुआत है इसकी, तो ये कानून क्या है और इसमें क्या खास प्रावधान किए गए हैं साक्ष्य अधिनियम 2023 में? चित्रा जी, ये जो नया कानून है इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जी 2023 जी। पहले भी ये विधि थी जी। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजी नाम था, हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहते थे जी। और ये 1872 का अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून था जी। देखिए, साक्ष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं जी। बिल्कुल। तो सच्चाई को अगर सिद्ध करना है जी तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो साक्ष्य का मतलब होता है सबूत जी जी। बिल्कुल। तो अब क्योंकि समय बदल गया, अब ये टेलीग्राम का जमाना नहीं है, अब ये ईमेल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है जी। तो किसको हम साक्ष्य मानेंगे जी? कौन से साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए जाने के लिए सक्षम है, कोर्ट में एडमिसेबल है, किनके आधार पर सजा दी जा सकती है जी, ये बहुत अहम पहलू है। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहूंगी जी। देखिए, जब हम चलते हैं समाज में अकेले नहीं चलते, अपने कुछ दोस्त साथ होते हैं। बिल्कुल। तो 3 कानूनों की ये तिकड़ी है। यदि हम क्रिमिनल लॉ को देखें, 3 कानून नए अभी अधिनियम आए हैं जी। बिल्कुल। पहला जो हमारा कहते थे इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता 1860 की अंग्रेजों की बनाई हुई जी, उसमें ऑफेंसेस क्या क्या है, अपराध क्या क्या है, उनकी सजाएं क्या है, ये सब बताया हुआ है जी। उसको परिवर्तित किया गया, नई विधि आ गई जिसको हमने कहा भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि दंड हमारा उद्देश्य नहीं है, वो अंग्रेजों का उद्देश्य था जी। हमारा उद्देश्य है न्याय देना। अब न्याय देना है तो आपको एक प्रक्रिया पता होनी चाहिए कि वो प्रक्रिया क्या होगी न्याय देने की जी। अपराध तो पता है, अब उसकी FIR करनी होगी, कैसे पुलिस सबूत जुटाएगी, जो सबूतों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जी। कैसे न्यायालय कार्यवाही करेगा, उसके लिए प्रक्रिया चाहिए। बिल्कुल। तो विधि थी दंड प्रक्रिया संहिता जी, जो 1973 में एक प्रकार से नए रूप में आई थी, नए लुभाव में आई थी। अब 1973 को भी समय हो गया जी, तो इसको बदल के बनाया गया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी। ये नई विधि आ गई। और तीसरी, जिस पे विशेष तौर पर मैं आज चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जी। ये 1872 का था। तो ये तीनों, और साक्ष्य अधिनियम की विशेषता ये है कि ये सिविल केसेस में भी चलेगा, ये सिविल पर भी चलता है और ये क्रिमिनल पर भी चलता है। मैडम, एक कॉलर हमारे बहुत देर से लाइन पे हैं। हमने तीनों कानून के बारे में आपने बताया हमें, तो हम उनका सवाल ले लेते हैं, फिर चर्चा पे आएंगे। नितेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि भारत में नालसा के बारे में जानना चाहता हूँ कि नालसा का कार्य क्या है और नालसा से जो भारत का आम आदमी है वो नालसा से कैसे मदद ले सकता है। तो अगर जो पीड़ित व्यक्ति है वो नालसा से कैसे संपर्क कर सकता है और नालसा के कार्य हैं क्या? इनका लीगल एक्ट से संबंधित चित्रा जी, का सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन नितेश जी आपका विषय से हटकर सवाल है, पर मैडम आपको इसका उत्तर देंगे। राष्ट्रीय विधिक सर्विस अथॉरिटी हमारे यहाँ बनाई गई है कि जो लोग स्वयं अपना केस नहीं लड़ सकते उनको मदद देने के लिए यह है।
और कोई भी व्यक्ति अगर अब क्योंकि नए अधिनियम आ गए जो कि 1 जुलाई से प्रवर्तनीय है जी, तो कोई ऐसा अपराध कोई घटना होती है तो आप इस अथॉरिटी की मदद से आपको विधिक सेवा दी जाएगी। वहां जाकर आप सलाह ले सकते हैं, मुफ्त सलाह ले सकते हैं, मुफ्त समझौता करवा सकते हैं, आपको एक वकील मिल जाएगा आपके मामले को आगे ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है आप कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। जी मैडम, हम चर्चा कर रहे थे कि जो नया कानून है वो क्या है, साक्ष्य अधिनियम। आपने उसके जो तीनों कानून है उनके बारे में जानकारी दी हमें, तो इसमें क्या खास है जो नया कानून है? चित्रा जी, ऐसा है कि क्योंकि हमारी जो न्याय संहिता है, नई न्याय संहिता आ गई, नए नए अपराधों की श्रेणियां उसमें डाल दी गई जो कि पहले थी नहीं। उस समय में अकल्पनीय था कि इस तरीके के अपराध होंगे, साइबर क्राइम होगा या बाकी की चीजें होंगी, टेररिज्म इतना बढ़ जाएगा जी। तो उसके चलते अब हमें सामाजिक परिवर्तनों के चलते बहुत से देखिए रीजन है नई विधि को लाना। समाज जो है वो बदलता रहता है, हमेशा जीवित है। इसी तरह से लॉ भी एक लिविंग चीज है, समाज के साथ साथ उसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल तो करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, है ना, टेप रिकॉर्डिंग, ईमेल जी, ये सारी चीजों को अब साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकेगा और इसके बेस पर लोगों को सजाएं भी दी जा सकेंगी। तो मूलभूत जो सिद्धांत और नियम है साक्ष्य के, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। तो सबूत का भार किस पर होता है? सबूत का भार वो उसके ऊपर होता है प्रोसिक्यूशन पे, जो कि किसी व्यक्ति के ऊपर अभियोजन करते हैं, है ना? तो वो उन्हीं के ऊपर है, जिस पे पहले था उसी पर है ना? एस्टॉपल की जो अवधारणा है ना, विबंधन का सिद्धांत हुआ या एलिबी, तो बेसिक सिद्धांत तो वही है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कानून बिल्कुल बदल गया, जो बेसिक अवधारणाएं हैं वो तो वही हैं, लेकिन उनको नए तौर पे समझना और उन अवधारणाओं को रियलाइज करने के लिए लोगों को फेयर न्याय देने के लिए कौन से नए सबूतों को हम समाविष्ट करें, किन चीजों को वैल्यू देना है ना। प्राइमरी एविडेंस की परिभाषा को बढ़ाया गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया किसी का और उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया और खुद का ओरिजिनल डिलीट कर दिया, तो जो व्हाट्सएप पर डाली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाई गई प्रतियां हैं वो भी प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंडरी एविडेंस की भी परिभाषा को एक्सटेंड किया गया है कि भाई एक्सपर्ट कंपेयर करके कह दे कि मूल से बनाई गई ओरिजिनल प्रति के जैसी ही है, तो सेकेंडरी एविडेंस। तो इससे क्या होता है, देखिए साक्ष्य अगर पूरा ना हो, हमने अपने जीवन में आम तौर पे देखा है कि कितनी भी कठिन सजा हो और कितने भी ज्यादा आप अपराधों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, लेकिन अगर सबूत नहीं दिया गया, देखिए हमारे देश का कानून है कि 100 दोषी लोग छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिद्धांत गुनाह को सिद्ध करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी शक के कंक्लूसिव तरीके से, उसके लिए सबूत तो लाने पड़ेंगे। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से चेंज किया गया कि आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी हैं, और दूसरा एक और अधिनियम में आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था जी। आपने देखा होगा कि जो अपराध पहले नहीं होते थे, जैसे साइबर क्राइम मान लीजिए, आर्थिक साइबर क्राइम्स भी होते हैं, है ना, महिलाओं के शील से संबंधित भी होते हैं। बिल्कुल, फेसबुक आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, इंटरनेट बच्चा बच्चा उपयोग में ला रहा है। बिल्कुल, तो हमारे घर तक पहुंच गया है ये इंटरनेट, छोटे छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं मोबाइल और उसमें सभी तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं। और एटीएम संबंधी फ्रॉड हो रहे हैं आपके पास, लोग कहते हैं लोन ले लीजिए और फिर पता लगा आपका जो खाता है उससे सारे पैसे चले गए। तो इन सबको देखते हुए ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। इसमें कुछ बेसिक इंडेक्स में चेंज, साक्ष्य जहां तक साक्ष्य अधिनियम की बात है, मेन चेंज तो इंडेक्स में है, बेसिक अवधारणा वो है। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रकार के एविडेंस हो सकते हैं उनको शामिल कर लिया गया डॉक्यूमेंट में। ये सबसे अहम चीज ये है। देखिए पहले इसमें 3 भाग थे अधिनियम में, अब इसमें 4 पार्ट हो गए। एक, अगर आप इंडेक्स के चेंजेस की बात करें, पहले इसके अंदर 11 अध्याय थे, अब इसमें 12 अध्याय हो गए जी। और पहले इसमें जो सेक्शंस थे 167 थे और अब सेक्शंस इसमें 170 हो गए जी। तो लगभग 23 सेक्शंस में चेंज किया गया है, एक नया जोड़ा गया है, कुछ हटाए गए हैं जी। और इस प्रकार से अब इसको
नई तकनीक और नए समय और नए सामाजिक ढांचे के हिसाब से ढाल दिया गया। आप देखिए अरुषि तलवार का जो केस हुआ था या शीना बोरा का केस है, ऐसे बहुत से केस हैं। धनंजय का केस भी आजकल चर्चा में काफी है कि सबूत के अभाव में लोग छूट जाते हैं। तो सबूतों को एकत्रित करना, सबूतों को पहचानना कि हाँ ये, जैसे कि आज ये किताब एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, न्यायालय में पेश कर सकते हैं, ये पेपर से बना हुआ डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो हमारे कार्यक्रम की तो वो भी एक प्रकार से फैक्ट है और उसी प्रकार से वो भी न्यायालय में एडमिसिबल है ना। तो ये इस प्रकार के टेक्निकल चेंजेस जो हैं किए गए हैं और बहुत से, क्योंकि आईपीसी में भी अब आईपीसी को बदलकर न्याय संहिता कर दिया गया तो हम उसकी तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे टेररिज्म है फॉर एग्जाम्पल, आतंकवाद। अब मतलब जो खास इसमें जो चेंजेस किए हैं, मूल अवधारणा तो वही है, आपने बताया मूल अवधारणा वही है, मूल अवधारणा वही है, पर समय के साथ जो बदलाव की जरूरत महसूस की गई तो एक नए रूप में जो लाए हैं, नए रूप में, तो उसमें खास चीजें वो कौन सी हैं जो कि पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए पे प्रभाव डालेंगे और आगे जाके लोग इसका लाभ ले पाएंगे? हाँ, मैं आपको उदाहरण के तौर पे, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम अकेला नहीं चल सकता, साक्ष्य अधिनियम किसके साथ चलता है? भारतीय न्याय संहिता के साथ में चलेगा। तो उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए टेररिज्म का अपराध उस समय में 1860 में उस प्रकार से नहीं होता था जैसे अब होता है है ना। अब किसी इसको भी अपराध बना दिया गया, उसके लिए दंड भी निर्धारित कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति, जैसे ऐसा कहते हैं कि न्याय संहिता में अब राजद्रोह का अपराध नहीं है, तो उसको नए तरीके से ले लिया गया है देशद्रोह को। तो मान लीजिए कि देश के आर्थिक ढांचे को नुकसान करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं पर नकली करेंसी बना रहा है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहता है या फिर पूरी वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज की हैक कर लेता है तो ये ऐसा सब करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत जनरेट करेगा। पहले ना ऐसे अपराध होते थे और ना इस प्रकार के फैक्ट्स को, सबूतों को देने की आवश्यकता पड़ती थी, ना लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होगा आगे जाकर के। तो अब ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए, ऐसे देशद्रोह के अपराधों से निपटने के लिए, जहां नकली करेंसी बनाई जा रही हो, देश के खिलाफ साजिश रची जा रही हो, स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर लिया जा रहा हो, है या एक और उदाहरण देती हूं मैं, देश के तौर पर आइडेंटिफाई करके, और इसमें कुछ परिवर्तन ये किए गए हैं कि इसमें एक शेड्यूल भी जोड़ा गया है साक्ष्य अधिनियम में। उस शेड्यूल में बताया गया है कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें छेड़छाड़ भी की जा सकती है, जैसे कि लिखित दस्तावेजों में होती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकती है। तो यह भी सावधानी रखी गई है कि इसमें ऐसी छेड़छाड़ ना हो जो कि सबूत को टेम्पर करे, उसका अर्थ बदल दे, उसका महत्वहीन कर दे उसको। तो इसके लिए भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट बताया गया शेड्यूल में ए और बी, और किस प्रकार से सर्टिफिकेट एक्सपर्ट देंगे, ये सारी चीजों का उसके अंदर समावेश किया गया है। तो मैंने उदाहरण देके बताया कि टेररिज्म का वहां नया अपराध जुड़ा, वहां आतंकियों को छोड़ने के लिए किडनैपिंग करना देशद्रोह माना जाएगा, ऐसा नया अपराध जुड़ा, और यहाँ पर उस अपराध को सिद्ध करने के लिए जिन सबूतों की आवश्यकता होगी उसको हमने सबूत आइडेंटिफाई कर लिया। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सजा देना आसान हो जाता है, फिर अपराध को सिद्ध करना आसान हो जाता है। और बताती हूँ, जैसे BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको के पहले कहते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहले FIR जाकर के थाने में हम लिखवाते थे, अब EFIR का कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक FIR, 0 FIR, ये साक्ष्य अधिनियम में नहीं है, ये BNSS में। बिल्कुल। लेकिन भाई आपने FIR करी, कल को मान लो वो FIR वहां से डिलीट कर दी जाए कि आपने तो की ही नहीं थी, कहीं ना कहीं से उसको रिट्राइव किया जाएगा सैटेलाइट से, उसको गवाही के तौर पे एडमिट किया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये इसका कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है एविडेंस का और आईपीसी। बिल्कुल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बिल्कुल और न्याय संहिता का। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम जब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इसके जो पुराने केसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं और अब जो नए चलेंगे, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चित्रा जी, थोड़ी सी सरलीकरण करके इस बात को मैं आपको बताती हूँ।
जब भी कोई कानून बनता है कैसे बनता है? हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम खुद हर व्यक्ति कानून नहीं बनाता, हमने अपने नेता चुन लिए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका 3 अंग है। विधायिका ने कानून बहस करी संसद में, न्याय निर्णयों का ध्यान में देखा उन्होंने कि जज क्या चाहते हैं, कैसे निर्णय चाहते हैं, उसके हिसाब से समाज क्या चाहता है, विधि विशेषज्ञों से पूछा, एक बिल बन गया जी, उसको कहते हैं बिल। वो बिल जब पारित हो गया दोनों सदनों में, और वो विधेयक कहते हैं बिल को, विधेयक पारित हो गया, उसको राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी और ऑफिशियल गजट में वो पब्लिश हो गया, तो वो बिल अब है एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया जी, अधिनियम बन गया, जो बिल था वो एक्ट बन गया जी। अब संहिता या अधिनियम, अब उस अधिनियम का ऐसा नहीं है कि आज अधिनियम छप गया गजट में तो आज से लागू हो गया जी, ये जनरल प्रिंसिपल है लॉ का जी, उसमें एक डेट निश्चित होती है जी कि इस दिन से ये कानून प्रवर्तनीय होंगे जी। तो ये जो 3 अधिनियम हैं इंक्लूडिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम जी 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तनीय होंगे, यानी इन्फोर्स हो जाएंगे जी, तब तक नहीं होंगे वो इन्फोर्स जी। इसके पीछे सीधी सीधी अवधारणा ये है, नहीं तो जो हम बात कर रहे हैं कि पुराने जो केस चल रहे हैं, क्या उसमें भी ये वाला साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल होगा? जो केस 1 जुलाई के पहले तक जी, जो केस रजिस्टर किए जाते हैं या पेंडिंग होते हैं, लंबित मामले हैं जी, उनमें पुरानी विधि ही लगेगी जी। और इसमें साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 170 अंत में रिपील एंड सेविंग्स की है, हर अधिनियम में अंतिम में एक धारा होती है इस प्रकार की, उसमें यह है कि जो पुराने निर्णय हैं उनका निपटारा, उनकी कार्यवाही पुराने कानूनों से होगी, और 1 जुलाई के जब से ये लॉ प्रवर्तनीय हो गया उसके आगे से इसके अनुसार सॉल्व किया जाएगा मामलों को जी, और इसका लाभ लिया जा सकेगा जी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ हद तक न्याय निर्णयों को लेके और आईटी एक्ट 2000 को लेकर के काफी हद तक जो समावेश है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और साइबर अपराधों का, वो सब तो उसका लाभ 2000 के बाद से मिलने ही लग गया है जी जी। लेकिन जहां तक कि इसके सेक्शंस का एप्लीकेशन की बात है, एनफोर्समेंट की डेट यानी 1 जुलाई जब से लागू होगा, जब से वो इन्फोर्स होगा, उसके बाद उस दिन से और उसके बाद में फाइल किए जाने वाले केसों पर पूर्णतः एप्लीकेबल किया जाएगा जी। इसमें एक चीज ये जानना चाहते थे कि ये जो न्यायालयीन प्रक्रिया है हमारी, उस इस कानून के आने के बाद उस पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालयीन प्रक्रिया जो है तेज हो जाएगी अब पहले से, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं आखिर ये हमारे जीवन को गति देने के लिए ही तो है ना। तो अब जैसे EFIR जैसे हो गई तो व्यक्ति को जाना नहीं है थाने में, सबूत भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, है ना जी। गवाही इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, तो किसी चीज को पेपर के माध्यम से, पेन के माध्यम से सिद्ध करना कई बार बहुत मुश्किल होता है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्स को समावेश कर लेने से कैपेसिटी जो है हमारी जस्टिस डिलीवरी की, न्याय देने की जी, वो तो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और ज्यादा सक्षम होगा हमारा जो सिस्टम है, ज्यादा सक्षम होगा। और देखिए किसी भी चीज की वीडियोग्राफी से अच्छा क्या सबूत हो सकता है? बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे मॉब लिंचिंग का एक अपराध, मॉब लिंचिंग जैसे हम कहते हैं कि लोग एक समूह मिलकर किसी को मारे जी, जैसे कि अभी हमने ये चीजें अब अंग्रेजों के जमाने में उस समय नहीं होती थी जी। मान लीजिए कि ऐसी एक अफवाह उड़ा दी जाए व्हाट्सएप पे कि कोई व्यक्ति जो है वो गाय को काट रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति है वो बच्चे को चुरा रहे हैं। अब लोग भड़क गए जी, लोगों ने भड़क करके उस व्यक्ति को घेर के बहुत मारा, मर गया जी। ये अपराध पहले नहीं था, अब न्याय संहिता में जोड़ लिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में जोड़ लिया गया है जी। अब जो हमारी साक्ष्य अधिनियम है जिस पर मैं चर्चा विशेष तौर पर कर रही हूँ, उसमें अगर मान लीजिए किसी ने वीडियो बना लिया उस घटना का जी, वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर प्रसारित कर दिया या SP साहब को भेज दिया जी, या दूरदर्शन पे भिजा दिया जी, न्यूज में आ गया जी, वो वीडियो एक सबूत के तौर पर काम करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायालय उसको वीडियो को मानेगा कि एविडेंस है, जो लोग उसमें दिख रहे होंगे डिटेलिंग की जाएगी, उनको पकड़ के सजा दी जा सकती है और कोर्स उनको मौका दिया जाएगा बताने का कि भाई हमने दोष नहीं किया है जी, लेकिन ये मैंने रिलेट करने की कोशिश करी जी कि इस प्रकार से कितनी आसान हो गई प्रक्रिया। आप मान लीजिए कि ये कहे कि भाई हम उसको नहीं मानेंगे वीडियो को, तो फिर आप गवाहियां लाइए, फिर जो है बहुत सारी जो गवाहियां होती हैं वो
होस्टाइल हो जाती हैं, विटनेस होस्टाइल हो जाते थे, बड़ी कॉमन चीज थी कि भय के कारण या लालच के कारण विटनेस होस्टाइल हो जाते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने इसकी संभावना को बहुत कम कर दिया है जी। भाई सांच को आज क्या, सबूत लिखा हुआ वीडियो आपके समक्ष, आप चेक करवा लें एक्सपर्ट से कि इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिशाप जी, तो ये प्रश्न आपका ठीक है कि अपराध बढ़े भी हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से अपराध बढ़े हैं, नो डाउट अपराध बढ़े भी हैं। ऐसे अपराध आ गए जैसे महिलाओं के अश्लील वीडियो बना देना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। लेकिन उसको काट करने के लिए साक्ष्य में भी हमने ऐसी चीजें जोड़ दी और बाकी के अधिनियम में भी ऐसी सजाएं जोड़ दी जी, है ना। तो बहुत ही सकारात्मक है जी। और इस साक्ष्य अधिनियम से स्पीडी ट्रायल होगी जी, फेयर ट्रायल होगी, बोझ कम होगा जी सिस्टम के ऊपर। और बाकी के जो जैसे सीआरपीसी की जगह जो अधिनियम ने आ गया बीएनएसएस, उसमें समय की भी सीमाएं हैं बिल्कुल। और देखिए जो सुरक्षा संहिता कहती है बीएनएसएस की, जब भी पुलिस वाले जी मैडम इस कॉलर लाइन पे हैं, इस बीच हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारी धाराएं हैं जिनको बदला गया है, मतलब नंबर बदले गए, जैसे 420 थी धोखाधड़ी की, तो इसे भी खत्म कर दिया गया है, और भी हैं बहुत सारी। तो यार सिर्फ ये नंबर ही बदले गए हैं या फिर सजाओं का भी कुछ हेर फेर या फिर बदलाव हुआ है? बहुत सारी जो पुरानी थी उन्हें खत्म करके नए नंबर आ चुके हैं, तो उसके बारे में जानना था। जी 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 विपिन जी, हम इसका अभी दूसरे भाग पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी मैडम अभी आपको जो बेसिक जानकारी है वो बता देंगी। आपका आभार, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अब ये क्योंकि अगले इस कार्यक्रम के अगले भाग में ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा, पर फिर भी एक सरसरी तौर पे मैं अपनी जो बात बीच में रुक गई थी उसको पूर्ण करते हुए आपके क्वेश्चन के उत्तर पर भी आऊंगी। मैं ये बता रही थी कि साक्ष्य अधिनियम से कैसा संबंध है, क्योंकि हम साक्ष्य पे विशेष तौर पर चर्चा कर रही हूँ। जब पुलिस वाले सर्च करेंगे या सीजर करेंगे, किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं कि भैया सोना तो चुरा के नहीं लेके आ रहे, है ना, या कोई और इनके पास में ड्रग्स तो नहीं है, या घर में जाकर के सर्च करते हैं, है ना, या कुछ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये बीएनएसएस में है, सुरक्षा संहिता में। देखिए ये नई चीज जुड़ी, धाराओं का हेरफेर नहीं है। और साक्ष्य के तौर पे उस क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जैसे उस वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के तौर पे मान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। मैडम हमारे कॉलर और लाइन पे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इनका जवाब पूरा हो, तो अशोक जी भी हम उनको भी लाइन पे ले लेते हैं। तो आप दोनों का इनका जवाब चलिए, वो हमारा संपर्क उनसे भी तो इनका जवाब कंटिन्यू करती हूँ। देखिए नई सजा, केवल धाराओं का हेरफेर नहीं है। साक्ष्य अधिनियम में नई चीजें लिमिटेड तौर पे जोड़ी गई, लेकिन न्याय संहिता में बहुत सी नई सजाएं जोड़ी गई, बहुत सी हटाई गई कैसे? देखिए होमोसेक्सुअलिटी 377 आज की डेट में क्रिमिनल ऑफेंस हमारे यहाँ नहीं है, न्याय संहिता से हटा दिया गया है। एडल्ट्री का अपराध कि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी के साथ में संबंध बनाए तो वो अपराधी होता था और पति जो है इसके लिए केस करता था। आज की डेट में विवाहित होते हुए अन्य व्यक्ति से संबंध बनाना, पुरुष या महिला बनाए, तो वो एडल्ट्री के तौर पर अपराध के रूप में आज क्रिमिनल ऑफेंस आइडेंटिफाई नहीं है भारतीय न्याय संहिता में। नए में ये तलाक का आधार हो सकता है, क्योंकि उसका कारण ये था कि स्त्री को जो है प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ में ही रहेगी। अब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कहां तक सही है, नहीं है, नया समाज बदल रहा है, लेकिन ये परिवर्तन ये विलोपित कर दिए गए, ये मैं आपको बता रही हूँ। एडल्ट्री विलोपित कर दी गई, होमोसेक्सुअलिटी 377 वाला समाज की मांग को देखते हुए थर्ड जेंडर को पहचाना गया, स्त्री और पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर। आज की डेट में कई लोग अपने आप को थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, तो इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि आज से मैं इस रूप में पहचाना जाऊं, वो सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। ऐसे कई चीजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें अभी एक ब्रेक लेना है, तो हमें प्रोग्राम को भी यहाँ विराम देना होगा। बिल्कुल तो आपने इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा में वापस आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।